Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to cover the Insight IS monthly compilation of March 2021, and in today's discussion the entire focus will be on GS1 section. Okay, GS1 section से जितने भी न्यूज़ है आज हम उसमें कवर कर लेंगे एंड लेटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई विल कवर द एंटायर जो रिमेनिंग पार्ट से GS2 हो गया 3 एंड 4 एंड उसके साथ साथ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना चाहती हूँ कि जो करंट अफेयर होता है दैट इट प्लेड एन वाइटल रोल इन द यूपीएससी प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द स्टैटिक. ओके, स्टैटिक के साथ यूपीएससी के प्रिपरेशन में करंट अफेयर का भी एक मेजर रोल होता है. सो जैसे हम जानते हैं अभी प्री 2021 आने वाली है, सो प्लीज़ डू थरो विद द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर सो दैट आपका जो प्री है वो जल्दी से क्रैक हो जाए. येस, ऑल द बेस्ट टू एवरी वन दोज आर गोइंग टू अपीयर एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन. सो जो सबसे पहला न्यूज़ है फ्रॉम द GS1 पेपर दैट इज़ व्हाट आर द सत्रस. ठीक है, तो मेनली ऐसा देखा जाता है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं दे ऑफन यूज टू विजिट इन द डिफरेंट सत्रस एंड टेक अ ब्लेसिंग ऑफ द जो वर्च्यू होते हैं ऑफ शंकरादेव. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस हो गया. ठीक है, इन द रन ऑफ इलेक्शन और अदर एनी केसेस जो मोस्टली पॉलिटिशियन देखा जाता है दे यूज टू विजिट इन द डिफरेंट सतरश. ठीक है, अभी सतरश का जो है उसके बारे में अगर देखा जाए डिटेल तो सतरश एक मोनेस्टिक इंस्ट्रूमेंट है जो मेनली क्रिएट हुआ था 16th सेंचुरी के टाइम पे. नियो वैष्णविस्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो था मेनली इसी के टाइम पे जो है उसको क्रिएट किया गया था. एंड ये जो सतरश है उसका स्टार्ट वैष्णवी संत रिफॉर्मर जो थे समिता शंकरादेव जिनका पीरियड था 1449 टू 1596 उस टाइम पे फॉर्म किया गया था. मेनली सतरस जिसको अदर नेम अगर देखा जाए उसको थान्स भी बोलते हैं. ठीक है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स. एंड सतस मेनली प्रोमोलगेट करते हैं जो भी शंकरादेव के यूनिक वर्कशिप जो है. ठीक है, उनका जो वर्कशिप है यूनिक वे में किया जाता है आइदर बाय अप्रोचिंग थ्रू म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया या थ्रू द ड्रामा. एंड जैसे हम जानते हैं एक कोई भी जो टेम्पल होता है उसमें गर्भगृह होते हैं जहाँ पे मेन दीति वगैरह रिसाइड करता है. इसी तरीके का सबकी जो वर्कशिप का जो फॉर्म होता है, ठीक है, इट इज़ डिफर्ड. तो मेनली जो एक सतर्श के केस में क्या होता है, जो जितने भी सतर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वो मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे एक वर्कशिप हॉल होता है जिसको नामगृह बोला जाता है. अभी शंकरादेव जैसे यहाँ पे उन्होंने फॉर्म किया है तो उनकी फिलोसॉफी क्या है अगर वो देखी जाए तो शंकरादेव मेनली प्रोपोगेट करते थे एक फॉर्म ऑफ भक्ति जिसको एक शरणा नाम धर्मा बोला जाता है. एंड मेनली जो थॉट्स है रिगार्डिंग इक्वालिटी हो गया, फैटर्निटी, फ्री फ्रॉम अ कास्ट डिफरेंसेस और जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस इन सबका जो है प्रचार जो है, ठीक है, they used to do. And his teaching mainly focused on a prayer and the chanting instead of a idol worship. ठीक है, तो कोई किसी एक आइडल वर्शिप को जो है वो प्रमोट नहीं करते हुए उनकी जो मेनली टीचिंग ही वो फोकस करती थी प्रेयर एंड चैंटिंग. एंड हिज धर्मा वॉज बेस्ड ऑन द 4 कंपोनेंट. अभी वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं, दैट इज़ देव देवा दैट इज़ गॉड, नेक्स्ट इज़ अ नामा दैट इज़ अ प्रेयर, नेक्स्ट इज़ अ भक्तान. ठीक है, जो डिवोटी होता है उसको बोलते हैं, एंड गुरु दैट इज़ द टीचर. ठीक है, इस तरीके से उनका मेनली 4 जो है कंपोनेंट पे उनका जो धर्म है वो बेस होता था. ठीक है, इस तरीके से हमने जो फर्स्ट न्यूज़ है वो कवर कर ली. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने बोला है कि जो धोलावीरा है एक हरप्पन सिटी दे हैव सबमिटेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2019 और 2020 के टाइम पे. एंड जो नॉमिनेशन और एक प्लेस का है दैट इज़ ऑफ शांति निकेतन इंडिया एंड अ सेक्रेड सिंबल ऑफ अ होलियास. ठीक है, उसने भी सबमिट इट हैज़ ऑल्सो सबमिटेड टू द यूनेस्को फॉर द ईयर 2021-2022 साइकिल. ठीक है, तो ये 2 मेन साइट से एट प्रेजेंट अगर देखा जाए 38 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में. बिसाइड उनमें से इंडिया में अगर देखा जाए 42 साइट लिस्टेड अंडर द टेंटेटिव लिस्ट. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द एंटायर करंट अफेयर सिनारियो. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है. तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर देखा जाए आर और इज़ क्लासीफाई एज अ नेचुरल और मैनमेड एरिया होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज़ ऑफ अ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस. ठीक है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन वगैरह
प्रोवाइड किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अगर और डिफरेंट इंफॉर्मेशन देखी जाए तो ये जो साइट्स होते हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है बाय द यूएन एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, उनके थ्रू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है। एंड यूनेस्को बिलीव करता है जितने भी साइट्स जो वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइट फ्रॉम द ह्यूमैनिटी अलॉन्ग विथ होल्डिंग द कल्चर एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अभी इस फिगर में आप देख सकते हो जितने भी साइट्स है, ठीक है, वो सारे मेंशन है, ठीक है। तो आपका जो स्टेट है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट वाइज, ठीक है, आपका अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपको हेल्प, ठीक है, पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपके स्टेट में कौन सा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र देन अजंता केव हो गया, एलोरा केव हो गया, इस तरीके से, ठीक है, आपका स्टेट का जो है वो भी ध्यान में रखिए। और जो रिसेंटली करंट में चल रहा है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट साइट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड द अदर की फैक्ट, जो भी लिस्ट मेंशन किए जाते हैं बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम वो सारा एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो मेनली कंपोज करती है 21 यूनेस्को के मेंबर्स को। एंड मेनली वो सारा उनका जो इलेक्शन है, ठीक है, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द जनरल असेंबली। जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनका रिमेन पार्ट्स ऑफ द लीगल टेरिटरी ऑफ द स्टेट वेयर इन साइट जो है इट इज़ लोकेटेड एंड जो यूनेस्को होता है, ठीक है, वो कंसिडर करता है जितने भी इंटरेस्ट होते हैं ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी तो किस तरीके से उस साइट को प्रिजर्व करना है। टू बी सिलेक्टेड जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं मस्ट बी ऑलरेडी क्लासीफाई लैंडमार्क यूनिक एंड इन सम रिस्पेक्ट एज अ जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल आइडेंटिफेबल प्लेसेस, ठीक है। तो ये हो गया उनका सिग्निफिकेंस और या जो डिफरेंट की फैक्ट्स है रिगार्डिंग यूनेस्को, किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, कितने मेंबर की कमेटी होती है, उसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं और इस बार के नॉमिनेशन में कौन से साइट्स का नाम दिया गया है एंड विच विल द ऑलरेडी डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस फिगर एट वंस। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट कोणार्क सन टेम्पल, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे हैव कैरी आउट द कंजर्वेशन एट द कोणार्क टेम्पल, ठीक है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसमें, ठीक है। इस टेम्पल के बारे में अगर देखा जाए तो इस टेम्पल का इट वॉज बिल्ड इन 13th सेंचुरी। जो कोणार्क टेम्पल है वॉज कन्वेस्ड एज अ जैग्नेटिक चैरोट ऑफ अ सन गॉड, ठीक है, विद अ 12 पेयर ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑर्नामेंटल वेल पुल्ड बाय द 7 हॉर्सेस, ठीक है। ऑर्नामेंटल विल्स 12 पेयर्स के विल्स से वहाँ पे, उसके साथ साथ इट इज़ पुल्ड बाय द 7 हॉर्सेस, ठीक है। कितने हॉर्सेस? 7 हॉर्सेस, ठीक है। जो किंग नरसिम्हा देव वन, ठीक है, उन्होंने उनके टाइम पे इसको बिल्ड किया था एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटर रूलर इन द गंगा डायनेस्टी। इस टेम्पल को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में। उसके साथ साथ ये जो सन टेम्पल है कोणार्क का, इट इज़ उनका एक स्पेशल फीचर्स अगर देखा जाए आर्किटेक्ट तो वो कलिंगा आर्किटेक्ट से बिलोंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो एक साइलेंट या नेचुरल ब्यूटीज़ उसमें दिखाई देती हैं एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ अ रिमेन, ठीक है, जिसको हम आमसर एक्ट भी बोलते हैं एंड इट्स रूल्स 1959 इन दोनों के अंडर में भी जो है इस पर्टिकुलर सन टेम्पल का जो है प्रोटेक्ट किया गया है। एंड ये जो कोणार्क का टेम्पल है इट इज़ अ थर्ड लिंक ऑफ द ओडिशाज गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक कौन सा है? जगन्नाथपुरी का टेम्पल हो गया, सेकेंड लिंक भुवनेश्वर टेम्पल जो कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर देखा जाए और एक पॉइंट इसके रिलेटेड, इस टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट ये नेम क्यों आया है? ड्यू टू द डार्क कलर जो इसमें दिखाई देता है, ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हो। सो ड्यू टू दिस द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक पगोड़ा। अलॉन्ग विद दिस सिमिलर जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है उसको हम वाइट पगोड़ा बोलते हैं जस्ट ड्यू टू इस कलर। सो इस तरीके से हमने जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसके बारे में भी हमने न्यूज़ में कवर कर लिया। एंड यस देयर इज़ अनदर वन पॉइंट दैट इट रिमेन अ मेजर पिलग्रिम प्लेस रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम से, ठीक है, फॉर द हिंदूज़ हु गैदर हियर एवरी ईयर फॉर चारबाग मेला जो अराउंड फरवरी के मंथ में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कोणार्क टेम्पल रिलेटेड न्यूज़ था वो भी कवर हो गया। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, तोमर किंग अलंगपाल सेकेंड। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली फॉर्म की है कमेटी टू पॉपुलराइज द लीगेसी ऑफ 11th सेंचुरी तोमर किंग अलंगपाल सेकेंड। तो इस किंग के बारे में अगर देखा जाए तो मेनली जैसे नाम से ही पता चलता है तोमर डायनेस्टी के वो किंग थे एंड दे रूल
पार्ट एट द प्रेजेंट दिल्ली एंड हरियाणा बिटवीन 8th एंड 12th सेंचुरी में अंगपाल तोमर सेकंड जो थे वो सक्सीड बाय हिज ग्रैंडसन पृथ्वीराज चौहान, जिसको डिफीट किया गया था बाय द घुरी फोर्सेस जब बैटल हुआ था ऑफ तेहरान। ठीक है, प्रेजेंट डे वो हरियाणा में है। आफ्टर विच दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था इन 1192 पीरियड। उसके साथ साथ जो तोमर डायनेस्टी है उन्होंने उस टाइम पे उनका जो कैपिटल है, ठीक है, इन 18th सेंचुरी उसको शिफ्ट किया था टू द दिल्ली का पूरी, जो इसको हम दिल्ली बोलते हैं, ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ अंगपाल सेकेंड, एंड ही गेव अ दिल्ली द प्रेजेंट नेम जो पॉपुलर अभी जो हम रिसेंटली बोलते हैं। उसके साथ साथ ही बिल्ड अ लाल कोट फोर्ट एंड अंगताल बोली। ठीक है, ये दो उन्होंने उस टाइम पे उनके पीरियड के टाइम पे उन्होंने बिल्ड किया था, तो इट वॉज इन न्यूज़। ठीक है, सो दैट इज तोमर किंग अंगपाल सेकेंड। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, लचित बोरफुकन। सो कंटेक्स्ट देखा जाए, in the run-up of the poll in Assam, the name Oham General Lachit Borphukan, credited with defeating the Mughal in the Battle of Sarai Ghat, has been frequently evoked। ठीक है, तो ये जो नाम है काफ़ी ज़्यादा जो उस टाइम पे है लाया गया था ड्यूरिंग द पोल्स इन ऑफ द आसाम। ठीक है, अभी ये पर्सन कौन थे उनके बारे में अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे बोला है जनरल। ठीक है, तो ही वॉज ऑब्वियसली जो है उनका एक, उन्होंने काफ़ी बड़ी जो वॉर बैटल हुआ था उस टाइम पे मेजर रोल प्ले किया। सो हु वॉज द लचित बोरकुपन। ठीक है, ही वॉज द कमांडर ऑफ ओहम किंगडम। ओहम किंगडम जो था उस टाइम पे वो वहाँ पे कमांडर का रोल प्ले करते थे, एंड अलॉन्ग फॉर हिज लीडरशिप अगर देखा जाए तो उन्होंने मेजर रोल, जो सरीघाट का बैटल हुआ था 1671 में, उसमें उन्होंने मेजर रोल प्ले किया। एंड जो बैटल ऑफ सरीघाट विच वॉज फाउंड एट द ब्रह्मपुत्रा इन गुवाहाटी, एंड जो नेशनल डिफेंस अकेडमी है सिंस 1999 हैज़ कन्फर्ड द बेस्ट पासिंग आउट कैडेट, जिसको लचित बोरफुकन गोल्डन मेडल करके मेडल दिया जाता है। ठीक है, जो भी बेस्ट पास आउट होता है, ठीक है, उनके एंटायर कैडेट में, तो उनको दिया जाता है इस तरीके से ग्रेट ऑनर फॉर दैट पर्टिकुलर मेडल, सॉरी दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। रिगार्डिंग द बैकग्राउंड, तो ड्यूरिंग द लास्ट फेज जो बैटल हुआ था सरिया घाट का, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, व्हेन द मुगल उन्होंने जब अटैक किया था आसामीज फोर्स थ्रू द रिवर इन द सरिया घाट, मेनली आसामीज जो थे उस टाइम पे दे बिगिन टू लूज देयर विल। ठीक है, तो वो हार मान रहे थे, बट उस टाइम पे जो लचित थे चार्लोन कॉल टू ऑल द सोल्जर्स दैट मेड देम फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ, एंड येस रिजल्ट क्या हुआ, दे डिफीट द मुगल। इस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे उनको जो उनके सोल्जर्स थे उनको हार नहीं मानने दी, एंड फाइनली द डिफीट द मुगल। इस तरीके का उनका एक मेजर जो रोल है उस टाइम पे कमांडर का, उन्होंने उस टाइम पे प्ले किया। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, पदयात्रा टू कॉमेमोरेट द साल्ट मार्च। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे हैव फ्लैग ऑफ द फुट मार्च टू रीएक्ट द हिस्टोरिकल जो महात्मा गांधी का जो मेन मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे साल्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो उसी के बिहाफ में उन्होंने एक लॉन्च किया आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ये वो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ है, ठीक है, उसी के बिहाफ में उन्होंने ये लॉन्च किया। उसके साथ साथ द मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी इन नावसरी डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्टेंस था 386 किलोमीटर था, विच वॉज टेकन प्लेस विद इन द पीरियड ऑफ 25 डेज, एंड इट मार्क्स 91st एनिवर्सरी जो है उस टाइम पे इस वो मूवमेंट जब हुआ था उसके 91st एनिवर्सरी के बिहाफ में ही ये जो इनिशिएटिव है उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन अगर देखा जाए, ठीक है, 75th एनिवर्सरी किसकी थी, दैट इज़ ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन टू बी कंटिन्यू टिल August 15, 2023 अंडर द 5 थीम्स। ठीक है, वे 5 थीम कौन से हैं, मेनली 5 थीम से सबसे पहला है द फ्रीडम स्ट्रगल, सेकेंड वन इज आइडिया एट 35, अचीवमेंट एट 35, एक्शन एट 35 एंड रिजॉल्व एट 35। दिस आर द 5 थीम्स।
एंड नाउ रिगार्डिंग द साल्ट सत्याग्रह, तो मार्च 12 1930 में महात्मा गांधी उन्होंने एक हिस्टोरिकल जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको लीड किया, दैट इज़ अ साल्ट सत्याग्रह, राइट फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन गुजरात अहमदाबाद टू द विलेज दांडी। उन्होंने एक जो रैली है उस टाइम पे निकाली। एंड साल्ट मार्च जो है बिगेन ऑन जैसे 12th, जैसे मैंने अभी बोला था, ठीक है, 12 मार्च 1930 एंड कंटिन्यू हुआ टिल 6 ऑफ अप्रैल 1930 एंड 24 डे का साल्ट मार्च था, एंड विच वॉज नॉन वायलेंट इन नेचर एंड हिस्टोरिकल। उस मार्च को हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाते हैं। Along with this, why Gandhiji choose the Salt Satyagraha to state as a civil disobedience movement? So the reason behind it is that कि every जो Indian household है, salt was indispensable, yet people were forbidden for making salt even a domestic use, and just because the price was rising, and जो state monopoly है over the salt was deeply unpopular by making it his target, and thus Gandhiji hope कि वो मोबिलाइज करे अ वाइडर डिस्कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एंड फाइनली साल्ट वॉज चूजन एज अ सिम्बॉल एंड स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, इस तरीके से साल्ट का जो सत्याग्रह है इट वॉज स्टार्टेड एंड इट वॉज स्टेटेड एज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड इशू, ठीक है, उस टॉपिक में बढ़ते हैं। दैट इज़ सबसे पहला है कि द अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021, तो जो लिंक्डइन है उन्होंने रिपोर्ट किया है अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021, एंड उनके सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है, ठीक है, जो सर्वे उन्होंने जनवरी में कंडक्ट किया, दे सॉ दैट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम मोर देन 10,000 रिस्पॉन्डेंट अक्रॉस द एशियन पैसिफिक रीजन, उनमें से 2,285 रिस्पॉन्डेंट इंडिया से थी। एंड की फाइंडिंग में ऐसा पता चला है कि 9 in 10 जो है, दैट इज़ 89% ऑफ वुमेन हैज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट जस्ट ड्यू टू द कोरोना वायरस, एंड अबाउट 85% जो है और 4 in 5, ठीक है, 4 in 5 वर्किंग वुमेन इन इंडिया ऐसा बिलीव करते हैं दे कि उन्होंने मिस कर दिया मिस आउट द रीज प्रमोशन एंड ऑफर बिकॉज ऑफ देयर जेंडर्स, ठीक है। तो 5 में से 4 जो वुमेन है वो तो ऐसा ही बिलीव करती है कि दे हैव मिस्ड आउट देयर प्रमोशंस हो गया या देयर ग्रोथ जस्ट ड्यू टू देयर जेंडर, एंड this average stand 60% in the Asian Pacific region, and more women in India has experienced the impact of a gender in their career development, and these are the key finding in the opportunity index 2021. What are the challenges for the women or in the India? सो द चैलेंज सबसे पहला चैलेंज है दैट इज़ अ लैक ऑफ अ टाइम एंड डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है फॉर द फैमिली केयर्स। द सेकंड इज़ अ जेंडर इज़ अ बैरियर व्हेन इट कम टू द अटेंडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो काफ़ी सेक्टर में से जेंडर बायसनेस दिखाई देती है। अलॉन्ग विद दिस लैक ऑफ अ गाइडेंस थ्रू वेरियस नेटवर्क एंड वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जो है because of the household responsibility. So these are the few main challenges जो उन्होंने इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए हैं। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, दिशा स्पेशल कोड फॉर अ स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल्स। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म किया दैट इन्फॉर्म द लोकसभा की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश दिशा स्पेशल कोड फॉर अ स्पेसिफाइड offense against women and the child bill 2020 has been initiated, and जो bill है वो mainly it is paving the road towards awarding a death penalty for the rape and a gang rape case. तो बैकग्राउंड देखा जाए इस बिल का, तो बिल जो है was reserved for the governor by the governor for the assent of a president, and bill reserved for the state for the assent of a president are proposed in consultation with the nodal ministry or the department. तो की फीचर्स जो देखा जाए इनके दिशा स्पेशल कोर्ट एंड फॉर द स्पेसिफाइड ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल्स में, तो इस बिल में ऐसा स्पेसिफाई किया गया है कि ये मेनली इन्वेस्टाइज करता है द कंप्लीशन ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन विद इन द 7 days एंड ट्रायल जो है इन द 14 वर्किंग डेज, एंड जो एडवोकेट कंसल्सिव एविडेंस होते हैं एंड वो सारा गैदर किया जाए विद इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम, एंड जो रिड्यू एंड फर्दर किस तरीके से होता है कि जो रिड्यूसिंग होता है जो टोटल जजमेंट का टाइम है वो 21 days जो एग्जिस्टिंग 4 month है, ठीक है। तो अभी एग्जिस्टिंग 4 month पीरियड है तो वो 21 days में उन्होंने रिड्यूस किया है इस न्यू बिल में। उसके साथ साथ इट प्रिस्क्राइब करता है कि एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए फॉर द सेक्शुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एंड सेक्शन 354F एंड
54G in the IPC. Along with this, in case of harassment of a woman through the social and digital media, उसको भी कवर किया गया है. एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट किया है कि 2 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट होगी इन सच केसेस. अलॉन्ग विद दिस, फॉर दिस न्यू सेक्शन 354E उसको IPC में ऐड किया जाए, ऐसा इस बिल में मेंशन किया है. अलॉन्ग विद दिस, उसके साथ साथ हमें और एक पॉइंट्स यहाँ पे है कि एज़ पर द बिल जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है विल इस्टेब्लिश करेगी, ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी एक रजिस्ट्री इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी कॉल एज अ वुमेन एंड अ चिल्ड्रन ऑफेंसिव रजिस्ट्री. एंड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट की जो है सारे जो केसेस है रिलेटेड टू द हरासमेंट ऑफ द वुमेन और द रेप विक्टिम, तो वो सारे केसेस को हैंडल करने के लिए एक्सपीडी ट्रायल के लिए एक्सक्लूसिव जो कोर्ट्स है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे. एंड स्पेशल पुलिस टीम एट एवरी डिस्ट्रिक्ट शुल बी कंस्टिट्यूटेड. अलॉन्ग विद दिस, जो गवर्नमेंट है विल ऑल्सो अपॉइंट अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर ईच एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट. सो दिस आर द फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग द बिल. कुछ की फैक्ट्स अगर देखा जाए, द की फैक्ट इन द AP क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019, डेड पेनाल्टी जो है फॉर द हीनस ऑफेंस अगर गैंग रेप या रेप का केस हो, एंड प्रोब एंड द ट्रायल जैसे मैंने बोला इन 7 and 14 वर्किंग डेज, एंड रिस्पेक्ट टू जजमेंट का जो पीरियड है 4 मंथ से 21 डेज में कन्वर्ट हुआ है. सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यू बिल ऑफ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज़ अ बिल टू कंस्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को टू रिस्पॉन्ड द बिल वाइल रिस्पॉन्डिंग द बिल कि वो कंस्टिट्यूट करे एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड विथ एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इवन अ पेडियाट्रिशियन टू हेल्प द रेप सर्वाइवर. ठीक है, तो एक मेडिकल बोर्ड का फॉर्मेशन करे ऐसा उन्होंने बोला है. तो रिसेंटली क्या केस हुआ था, द कोर्ट वॉज हियरिंग अ केस ऑफ अ 14-year ओल्ड रेप सर्वाइवर who was seeking for the abortion, and at that time following the report उन्होंने ऐसा बोला है कि मेडिकल बोर्ड जो है उसको फॉर्मेशन किया जाए. एंड उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मेजर फीचर्स भी हाईलाइट किए हैं. ठीक है, वाई देयर इज़ अ मेजर नीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच बोर्ड. तो in the case highlighting the need of settling of a medical board, it is very in every district so that the rape survivor could benefit from the early medical intervention and जो फोर्सफुल ट्रॉमा वगैरह होता है, ठीक है, उससे भी वो बाहर आ सके. एंड द अनदर नीड्स अगर देखा जाए, देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग पुश अगेंस्ट द लॉ which imposes several restriction on the reproductive choice of a woman, that is obviously harming her personal liberty and a bodily autonomy. Several effects जो होते हैं women पे, even a rape survivor has approached the apex court against in 1971 law. So far the जो अपेक्स कोर्ट है दे हैव डेल्ड विद द अपील फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी ऑन द केस टू केस बेसिस. सो दिस वेर एंटायर सिनारियो कि क्यों हमें नीड थी कि इस तरीके का एक जो बिल है या इस तरीके का एक मेडिकल बोर्ड जो है वो फॉर्म किया जाए. ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर जो इस बार है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है, उसमें मेजर 3 फीचर्स को पकड़ा गया है. सबसे पहला है कि जो अपर गेस्टेशन पीरियड है 20 to 24 वीक में किया गया है फॉर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ वुमेन. जो मेडिकल टर्मिनेशन रूल इनिशियल वाला था उसमें अमेंड करते हुए बताया है. सेकेंड इज जो अपर गेस्टेशन पीरियड है नॉट ओनली अप्लाई इन केस ऑफ अ सब्सटेंशियल फ्यूटल एबनॉर्मलिटीज़ जो डायग्नोस की जाएंगी बट द मेडिकल बोर्ड. ठीक है, उसके साथ साथ नेम एंड अदर जो पर्टिकुलर्स है ऑफ अ वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड वो रिवील नहीं की जाएंगी एक्सेप्ट कुछ जो अथॉरिटीज़ होते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ अ लॉ. अभी व्हाट डज द लॉ सी, जो सेक्शन 3 है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वो प्रोहिबिट करता है कि 20 प्रेगनेंसी हम टर्मिनेट कर सकते हैं इधर आफ्टर द 20 वीक. बट अभी जो है जैसे मैंने बोला 24 वीक तक उसको ऐड कर दिया गया है. एंड यस, ये नया बिल है जो लोकसभा से पास हो गया. इट विल बी डिस्कस इन द राज्यसभा. अबॉर्शन एंड फंडामेंटल राइट का एक मेजर जो है इशू अराइज होता है वाइल कंसिडरिंग दिस बिल. सो द जो राइट होता है, राइट टू एक्सरसाइज द रिप्रोडक्टिव चॉइस इज अ राइट टू चूज वेदर टू कंसीव एंड कैरी द प्रेगनेंसी टू द फुल टर्म और टू टर्मिनेट इट. एंड जो चॉइस होता है वो कहीं ना कहीं इट इज़ depend on the woman.
एंड वंस प्राइवेसी, डिग्निटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी जो होती है ऑन हर बॉडी एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द राइट ऑफ द हेल्दी, वो सारा जो है वो रिकग्नाइज किया जाता है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस देयर अराइज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द अबॉर्शन एंड द फंडामेंटल राइट। एंड ये जो नया बिल है उसके बारे में भी नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम हम इस बिल के इंटायर फीचर्स, प्रोज एंड कॉस्ट उसमें वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इस मंथ में तो हमने पता ही है कि आ ही गया है, ठीक है। काफ़ी बार डिस्कशन हुआ भी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 का, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्कीम है अरुणोदय स्कीम, दिसंबर 2020 में बाय आसाम गवर्नमेंट उन्होंने लॉन्च किया था। तो इस स्कीम में अगर देखा जाए मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है ऑफ ₹830 इज ट्रांसफर टू द वुमेन मेंबर ऑफ अ मार्जिनलाइज फैमिली ऑफ आसाम डायरेक्टली, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उनके अकाउंट में किया जाएगा। मनी इज़ क्रेडिटेड डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट। एंड जो स्कीम है इट गिव अ चॉइस to the poor and needy household on how they want to spend their money। एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए किस वुमेन को वो दिया जाएगा, तो जो वुमेन है वो परमानेंट रेसिडेंट होनी चाहिए आसाम के, हुज कंपोजिट हाउस होल्ड इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम, एंड फैमिली विद अ स्पेशली एबल मेंबर एंड डिवोर्स, विडोज, सेपरेशन या अनमैरिड वुमेन जो होते हैं आर प्रायोरिटाइज। पुअर फैमिलीज, दोज हु आर विदाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑन द राशन कार्ड, उसको भी प्रायोरिटाइज इसमें दिया गया है। एंड फैमिलीज विदाउट एनी वुमेन मेंबर, MLAs एंड MPs, मेंबर ऑफ अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द एम्प्लॉयज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। फैमिलीज ओन 4 हाउस होल्ड, ठीक है, सॉरी, जो फैमिली जिसके पास 4 व्हीलर्स है या मैकेनिकल बोट्स, ट्रैक्टर्स, इस तरीके की कुछ फैसिलिटीज़ है, वो भी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। सो दिस आर द points regarding the scheme. Now corrective voice for the top court against the stereotyping women। तो in the latest judgment Supreme Court उन्होंने बोला है कि they have forbidden judge has making a general stereotypic comment and stopping the court for trying to make a mandate or the compromise between a sex offense and his victim। तो ये जजमेंट जो है it was based on the appeal जो आया था अगेंस्ट द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि जो विक्टिम है should try राखी टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। सो दिस वॉज द एंटायर सिनेरियो। उसी के बिहाफ में जो है ये 2 स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। वाई इट वॉज अ नीड फॉर सच टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट। तो जजमेंट केम डे आफ्टर द कोर्ट ran into the maelstrom of criticism after the Chief Justice of India during his virtual hearing on March 1st reportedly asked as a alleged rapist lawyer to inquiry whether the client is married, द क्लाइंट विल मैरी द सर्वाइवर, ठीक है। तो इस तरीके का एक सिनेरियो था कि जो उस टाइम पे जो रेपिस्ट के लॉयर हैं उनको बोला गया था कि आपका जो क्लाइंट है वो उस जो सर्वाइवर है उनसे मैरी करेगा क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ था एंड दस ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, तो जो भी स्टेटमेंट उस टाइम पे दिए गए थे, जो भी जजमेंट दिया था, इसी की वजह से वो ये सारा जो सिनेरियो है वो हाईलाइट में आया। एंड नीड फॉर दिस मेजर, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिक कमेंट जो है बाय द टॉप कोर्ट कहीं ना कहीं डिमिश करते हैं जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है एंड टेंड टू ट्रैवलाइज द सर्वाइवर। अलॉन्ग विद दिस इवन अ सॉलिटरी इंस्टेंट ऑफ सच ऑर्डर इन द कोर्ट रिफ्लेक्ट करता है एडवर्सली ऑन द एंटायर जुडिशरी सिस्टम्स एंड दस एक जो फेयर जस्टिस का प्रिंसिपल जो हमारे कोर्ट फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है। कुछ नोटेबल जजमेंट अगर देखा जाए विच हैज़ लैश आउट द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इंक्लूड्स, जो फ्रेमिंग हुई थी विशाखा गाइडलाइन की ऑन द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमेन इन द वर्क प्लेस। द सेकेंड वन वॉज जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया था given women armed force officers equal access to the permanent commission while debunking the establishment claim that a women were physically weaker than the men। उसके साथ थर्ड वन इज अनुज गर्ग केस, सुप्रीम कोर्ट हैज़ debunked the motion of a romantic paternalism which is a practical effect put to women not on a pedal but in a cage। So this was the 3 main incident or the main judgment which notably lash out at a sex stereotyping। So this is the news. Moving toward the next, City Innovation Exchange, the Ministry of Housing and Urban उन्होंने लॉन्च किया है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। सो व्हाट इट इज़,
तो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जो है विल कनेक्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को टू द इनोवेटर अक्रॉस द नेशनल इकोसिस्टम, कि वो डिज़ाइन करे एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द प्रेसिंग एग्जिस्टिंग चैलेंजेस। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा फॉर ईज द डिस्कवरी, डिज़ाइन एंड वैलिडेशन ऑफ अ सोल्यूशन थ्रू द रोबस्ट और एक ट्रांसपेरेंट, उसके साथ साथ एक जो यूज़र सेंट्रिक प्रोसेस होती है उसके थ्रू। एंड हेल्प करेगा कि हम बिल्ड कर पाए एक कंसेप्ट ऑफ ओपन इनोवेशन, एंड जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो हेल्प करेगा फॉर इनफ्लो ऑफ वेरियस आइडियाज़ फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। सिग्निफिकेंस इस प्लेटफॉर्म का देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म का मेन एम है कि वो इट विल ब्रिंग टुगेदर द सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक, बिजनेसेस, गवर्नमेंट टू co create a solution for the future of urban India, and it will also help the cities for adopting various solutions जो help करेंगे for enhancing the quality of a life those who are residing in the city. Along with this, it is also considered to be a significant addition to the growing innovation ecosystems in the in the India. Ease of living index, तो जो हाउसिंग एंड द अर्बन मिनिस्ट्री है दे हैव रिलीज द फाइनल रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ लिविंग index 2020. According to this index, it is an assignment, ease of living index अगर देखा जाए तो ये एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट टूल जो इवेल्यूएट करता है जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड जो इम्पैक्ट होता है फॉर वेरियस इनिशिएटिव ऑन द अर्बन डेवलपमेंट। ये प्रोवाइड करता है कंपेरिजेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ की अक्रॉस द इंडिया बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी क्या है ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी अलॉन्ग विद द रेजिलेंस। सो ये सारा एस्पेक्ट जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देखा जाता है, ठीक है। सो हाउ वेयर द सिटीज़ रैंक, तो मेनली कैटेगराइज किया जाता है मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ एंड लेस दैन ए मिलियन पॉपुलेशन सिटीज़। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग पता चला है कि मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में बेंगलुरु जो है इट हैज़ बीन टॉप परफॉर्मर, फॉलोड बाय पुणे एंड अहमदाबाद। नेक्स्ट इज चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बतूर, वडोदरा, इंदौर एंड ग्रेटर मुंबई। एंड नेक्स्ट इन द लेस दैन अ मिलियन कैटेगरी सिटी में देखा जाए तो शिमला जो है इट हैज़ बीन हाईएस्ट रैंक एंड फॉलोड बाय भुवनेश्वर, सिलवासा है ना अदर प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने इंडेक्स डिस्कस किया वहाँ पे कैटेगरी किस तरीके से दी जाती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में 35% जो है वेटेज दिया जाता है, इकोनॉमिक एबिलिटी 15% वेटेज, सस्टेनेबिलिटी 20% वेटेज एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 30% वेटेज, ठीक है। तो जो इक्वालिटी ऑफ लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट दिखे जाते हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड शेल्टर, वॉश एंड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। मोबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किस तरीके से, एंड रिक्रिएशन कैसा है, इकोनॉमिक एबिलिटी अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इकोनॉमिक के। नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी का एक्सपेक्ट अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट, एनर्जी कंजप्शन, सिटी का रेजिलेंस कैसा है, एंड ग्रीन स्पेस एंड बिल्डिंग एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे। उसमें सिटीजन परसेप्शन सर्वे में डिफरेंट टाइप ऑफ जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द सिटीज़ के जितने भी सिटीजन्स हैं रिगार्डिंग द सिटीज़ व्यू, तो वो सारा देखा जाता है। तो इस तरीके से ईज ऑफ लिविंग फ्रेमवर्क में ये फॉलोइंग एक्सपेक्ट कवर किए जाते हैं एंड उसके बेस पे रैंकिंग दी जाती है, एंड रैंकिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट इज द म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो यूनियन की जो हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री है उन्होंने रिलीज़ किया है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 एंड इट सीक टू सिंप्लीफाई एंड इवेल्यूएट करते हैं जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं इन द लोकल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट करते हैं इथोस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इस इंडेक्स में 101 म्यूनिसिपैलिटीज़ को कवर किया गया है एंड अक्रॉस द 5 वर्टिकल्स मेनली कंपेराइज करते हैं 20 सेक्टर्स को एंड 100 इंडिकेटर इन द टोटलिटी। मेनली यहाँ पे जो 5 वर्टिकल्स बोले हैं इस इंडेक्स में जो है, सबसे पहला एक सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस का फ्रंट। नेक्स्ट इज अ फाइनेंस, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नेंस। दिस आर द 5 वर्टिकल जिसके बेसिस पे ये म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया जाता है। रैंकिंग ऑफ द सिटीज़, तो असेसमेंट जो फ्रेमवर्क है जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में पता चला है, तो उसमें भी मेनली कैटेगरीज जो है मिलियन प्लस कैटेगरी जहाँ पे इंदौर जो है इट इज़ इमर्ज एज द हाईएस्ट रैंक इन दिस पर्टिकुलर वन एंड नेक्स्ट दैन मिलियन कैटेगरी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ इमर्ज एज अ लीडर फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड गांधीनगर, ठीक है। सो यहाँ पे इस परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है उसकी रैंकिंग यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट इज अ नॉर्थ ईस्ट
केन एंड बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उन्होंने सेटअप किया है 3 बाम्बू क्लस्टर थ्रू अ टेक्निकल नोन हाउ एंड कोलाब्रेशन फ्रॉम अ नॉर्थ ईस्ट केन एंड बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट केन एंड बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में नाम आया है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए उसको हम कॉमनली या फेमस उसका जो नेम है वो है केन एंड बाम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव इसका है कि वो ऑर्गेनाइज करे द अनटैप बाम्बू सेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। केन एंड बाम्बू इन जम्मू एंड कश्मीर का अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे हैव अ ह्यूज बाम्बू रिजर्व है, वो जो हेल्प करता है फॉर बूस्टिंग देयर इकोनॉमी। एंड जो बाम्बू कल्टिवेशन है कैन रिवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो हेल्प फॉर द यंग स्टार्टअप्स। जो यूटी की गवर्नमेंट है इन द प्रोसेस कि वो आइडेंटिफाई करे 100 वेंच and it will help to build a different startups. So this is regarding the cane and bamboo in Jammu and Kashmir sector. UT. Next is a national bamboo mission. तो जो 2018 में लॉन्च किया गया था, इस मिशन का मेन एम था कि वो इंक्रीज़ करे जो भी बाम्बू का कल्टिवेशन होता है एंड प्रमोट करे जो भी बाम्बू प्रोडक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज होती है उन सबको। नेशनल बाम्बू मिशन मेनली इन्वेसाइज करता है फॉर प्रोमोटिंग होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ बाम्बू सेक्टर by adopting various area-based or regional differential strategies for increasing the cultivation of a bamboo and marketing. And bamboo जो national bamboo mission है will be a sub scheme of a national mission of a sustainable agriculture जो umbrella scheme है अंदर कृषि योजना। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्पेस हरिकेन। तो साइंटिस्ट उन्होंने रिसेंटली बोला है, ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम द चाइना उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक स्पेस हरिकेन फॉर द फर्स्ट टाइम इवन अबोव द नॉर्थन पोल। प्रीवियसली ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो स्पेस हरिकेन है इट इज़ जस्ट अ थेरोटिकल कंसेप्ट, पर अभी साइंटिस्ट ऑफ चाइना दे हैव बीन डिस्कवर दैट देयर इज़ अ स्पेस हरिकेन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अबोव द नॉर्थन पोल। व्हाट आर द की फैक्ट रिगार्डिंग दिस एज पर देयर रिपोर्ट। जो हरिकेन है मेनली मेजर किया है उन्होंने रफली 600 माइल अक्रॉस एंड रेन डाउन चार्ज इलेक्ट्रॉन फॉर लॉन्ग एज 8 आवर्स। एंड जो स्पेस हरिकेन है दैट मेनली उसका डायरेक्शन अगर देखा जाए दैट इज़ अ काउंटर क्लॉकवाइज एट द स्पीड ऑफ 4700 मिली माइल्स पर हावर्स। एंड हरिकेन मेनली इट वॉज रिपोर्टेड इन द स्पेस डायरेक्टली जो नॉर्थ पोल के अबव है। वॉट वाई इट मैटर्स, ठीक है, तो ये ऐसी टाइप की जो की फाइंडिंग है वो हेल्प करती है साइंटिस्ट को कि वो ज़्यादातर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करने वाला जो भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जान पाए। एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन द साइंटिफिक फील्ड। एंड रिगार्डिंग द स्पेस हरिकेन, सो space hurricane they are thought to be the result of a solar wind and earth magnetic field interacting। एक huge fuel like स्पाइरल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है जो मेनली ऑकर होता है अबाउट द पोलर आइनोस्फीयर ऑफ द अर्थ। एंड यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है, मेनली यहाँ पे जैसे बोला है नॉर्थन पोल में दिखाई दिया है एक ह्यूज और एक स्पाइरल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म ऑकर होता है एंड दे आर रिलेटेड टू अ ऑरा बोरेलिस फिनोमिना एज इलेक्ट्रॉन का जो प्रेसिपिटेशन होता है फ्रॉम द स्टॉर्म स्टोन फ्यूनल प्रोड्यूस करता है एक साइक्लोनिक शेप ऑरास, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द स्पेस हरिकेन, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टिल, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सन दिस इज प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यस जो एक स्पाइरल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का ऑकरेंस होता है यहाँ पे एंड कहाँ पे आइसोस्फीयर जो होता है, ठीक है, ऑफ द अर्थ उस सेक्टर में। एंड फर्दर स्पेस हरिकेन इज बीन डेवलपिंग, यहाँ पे जैसे पॉइंट किया है एंड प्रोजेक्टेड रिकनेक्शन साइट आर ऑल्सो ऑकरिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो ये जो फॉर्मेशन होता है मेनली कॉज होता है बाय द प्लाज्मा जो अनस्लैश होता है फ्रॉम द सन ऑफ अ सोलर विंड्स एंड दिस चार्ज पार्टिकल क्लाउड ट्रैवल करती है थ्रू द स्पेस एंड एक जो फ्यूल मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है, एक फ्यूल मैग्नेटिक स्टॉर्म लीड टू बी फॉर्मेशन। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट
इन द डिफरेंट फील्ड, जैसे कि जो रिसर्चर्स है, दे थिंक दिस काइंड ऑफ अ स्टॉर्म कुल क्रिएट मोर ड्रैग ऑन सैटेलाइट एंड ऑब्वियसली दे विल इंटरफेयर इन द रेडियो सिग्नल एंड कम्युनिकेशन. So these are the impact regarding the space hurricane. So we have concluded our today's discussion and there is one of the thought जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है. It is somewhat motivational for all of us. So that is, a man on the 1,000-mile walk has to forget his goal and say to himself every morning, today I'm going to cover 25 miles and then rest up and sleep. So this is today's motivational thought. Take care. Thank you.